नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्केफॉइड फ्रैक्चर्स के बारे में। तो ये फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रैक्चर अगर मिस हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और अननेसेसरी बड़ी सर्जरी लग सकती है। तो अगर आप रिस्ट देखेंगे तो यहाँ तो दो बोन्स है, रेडियस एंड अल्ना, और यहाँ मेटाकार्पल बोन्स है। बीच में छोटी छोटी बोन्स है जो रिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इन्हें कार्पल बोन्स कहते हैं। और यहाँ इस बाजू स्केफॉइड करके एक बोन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हो। तो ये बोन अक्सर फ्रैक्चर होती है जब आप आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरते हो और आपका हैंड हाइपर एक्सटेंडेड और रेडियल डिविएशन में जाता है। तो ये फ्रैक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? ये फ्रैक्चर की सारी समस्या है इसकी ब्लड सप्लाई की वजह से। तो अगर आप इसको स्केफॉइड बोन समझें तो नॉर्मली ब्लड सप्लाई बोन में सब जगह से आती है। इसमें ब्लड सप्लाई सिर्फ डिस्टल पोर्शन से या धूर के पोर्शन से जाती है, और जैसे जैसे आप बोन के प्रॉक्सिमल पोर्शन पे आए ब्लड सप्लाई कम होती जाती है। तो इसमें दो ब्लड वेसल होते हैं, एक डोर्सल और एक वोलर। जो डोर्सल वेसल होता है वो 70% ब्लड सप्लाई करता है और प्रॉक्सिमल पोल तक जाता है। जो वोलर ब्लड वेसल है वो सिर्फ 30% ब्लड सप्लाई करता है स्केफॉइड में, और वो डिस्टल पोल में ज़्यादा सप्लाई करता है। तो जैसे आप डिस्टल पोल ऑफ स्केफॉइड से प्रॉक्सिमल आप आते हो बोन की तरफ, तो ब्लड सप्लाई बहुत कम होती जाती है। और ये है मेन प्रॉब्लम, क्योंकि फ्रैक्चर्स जो प्रॉक्सिमल पोल की तरफ होते हैं ये जुड़ते नहीं आसानी से, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत पुअर है। तो पेशेंट कैसे आता है हमारे पास? पेशेंट हाथ पकड़ के आता है, हाथ में स्वेलिंग होती है काफ़ी और पेन होता है। अगर पेशेंट को पिंच करने को बोलो या प्रोनेशन करने को बोलो और पिंच करने को बोलो तो पेन होता है। और अगर हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो यहाँ होता है यहाँ प्रेस करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, या टिबियल स्केफॉइड ट्यूबरकल में प्रेस करें तो यहाँ भी पेन होता है। तो इसमें एक विचित्र बात क्या है कि 16% पेशेंट्स में, 16 to 18% पेशेंट्स में जब आप पहला एक्सरे करते हो तो फ्रैक्चर नज़र नहीं आता। लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में या स्केफॉइड ट्यूबरकल में पेन है और आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि फ्रैक्चर हो सकता है इस बोन में, तो इसे वैसे ही 10-15 दिन के लिए हम प्लास्टर में डाल देते हैं। हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते क्योंकि ये जुड़ने में प्रॉब्लम दे सकता है। और फिर पेशेंट को हम 10 या 12 दिन बाद बुलाते हैं, प्लास्टर निकालते हैं और फिर से एक्सरे करते हैं, और उसमें कभी कभार एक्सरे दिख जाता है। सपोज आप 2-3 हफ्ते बाद पेशेंट को बुलाओ और एक्सरे पे फिर भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन क्लिनिकली टेंडरनेस स्केफॉइड के ऊपर है, तो हम एमआरआई तक करते हैं। कभी कभी वेस्ट फ्रैक्चर जो इनकम्प्लीट या अनडिस्प्लेस्ड होते हैं वो दिख जाते हैं एमआरआई पे। एमआरआई बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। तो ये फ्रैक्चर को हम मिस नहीं कर सकते किसी तरह से, बिकॉज इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। रिस्क परमानेंटली पेनफुल हो सकता है, बोन हील नहीं होगा, नॉन यूनियन में चला जाएगा, बोन में डिफॉर्मिटी हो जाती है और आगे चल के फिर रिस्ट में आर्थराइटिस हो सकता है। तो हमें क्लासिफिकेशन भी देखनी चाहिए स्केफॉइड फ्रैक्चर की। जनरली हर्बर्ट्स क्लासिफिकेशन अच्छी है बिकॉज इससे ट्रीटमेंट गाइडेंस मिलता है। तो A1 फ्रैक्चर तो डिस्टल ट्यूबरकल फ्रैक्चर है, ये तो हील हो जाता है प्लास्टर में। A2 और B1, B2, B3, B4 ये सारे सर्जरी लगती है इनमें। तो ये क्लासिफिकेशन इजी है रिमेंबर करने को। ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ट्रीटमेंट जज होता है। तो इसके टेस्ट क्या क्या है ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन दबाइए, और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। थैंक यू।